अफसोस है, बड़ा अफसोस है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ये सरकार मानने को तैयार नहीं है। मैंने कल एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका धामी जी को कल दिया। हमने कहा कि धामी जी, आप अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस आदेश को अगर करते हैं तो इसकी वाहवाही भी आप लूटिए। और मैंने तो विपक्ष का नेता होने के बावजूद भी मैंने ये कहा कि मैं धामी जी के पास इन साथियों के साथ फूल का गुलदस्ता लेकर जाऊंगा उन्हें धन्यवाद देने के लिए, इस बात का श्रेय देने के लिए। लेकिन अफसोस है कि वो बिल्कुल मानने को तैयार नहीं है। और ये जो तानाशाही है ये इसलिए है कि सरकार को ये बात पता है कि वो चुनाव वोटों की चोरी करके जीते हैं और आगे भी वोटों की चोरी पर उनका विश्वास है। जनमत पर उनका बिल्कुल विश्वास नहीं है। लोगों की उम्मीदों पर, आकांक्षाओं पर उन्हें कोई विश्वास नहीं है। उन्हें सिर्फ ये विश्वास है कि वो वोटों की चोरी करेंगे और तब चुनाव जीतेंगे। इसलिए वो सभी मसलों को, और खास करके ऐसे मसलों को जिसको सुप्रीम कोर्ट भी निर्धारित कर चुका है, ऐसे मसलों पर वो ध्यान नहीं दे रहे। हाँ बोलिए। जी जी, आपने MCC की भी बैठक की, उससे पहले आपने तमाम जिला अध्यक्षों की बैठक की। क्या आपकी तरफ से निर्देश है, क्योंकि अब 2027 सामने है, तो तमाम सीनियर्स के भी आपको मार्गदर्शन मिले, और क्या आपने एक तो मैं तमाम जो हमारे सीनियर्स हैं, वरिष्ठ नेतागण हैं, हमारा यहाँ पर राज्य का नेतृत्व है, मैं उन लोगों के लगातार संपर्क में हूँ और मैं जो भी निर्णय कर रहा हूँ उन लोगों से बातचीत करके हमारी सर्वसम्मति से हम कोई भी निर्णय कर रहे हैं। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, आपने कहा कि परसों मैंने PCC और जो नव नियुक्त हमारे जिला अध्यक्ष हैं उनकी बैठक ली और उनमें मैंने यही कहा कि हमें सबको एकजुट होकर, मिलकर भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्रों को बेनकाब करना है। हमें एकजुट होकर संभावित जिस विधानसभा में जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को मुखरता से उठाना है और हमें सबको, उसमें मैं भी शामिल हूं, हमें अपने अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए, अपनी उपस्थिति को, अपने प्रभाव को बरकरार रखने के लिए किसी दूसरे की प्रखरता को कम नहीं करना है। ये मुख्य बात है। हमसे प्रखर, हमसे ज्यादा उपयोगी कोई दूसरा हो सकता है, हमसे ज्यादा अच्छा विचार किसी दूसरे का हो सकता है। ये अलग बात है कि हम आज इस सीट पर हैं, दूसरे सीट पर नहीं है, लेकिन अगर उनके विचार पार्टी के लिए उपयोगी हैं तो उन विचारों को स्थान मिलना चाहिए। उन विचारों को भी अगर फॉलो करना पड़े, पद पर बैठे हुए भी उन विचारों को फॉलो करना पड़े तो उसे फॉलो करना चाहिए। भले जी, एक सवाल यहाँ पर मेरा ये है कि आपने कल कहा था कि जो CM ने गाँव गोद ली है वहाँ आप जाने का काम करेंगे, देखेंगे कितना विकास हुआ है। तो जो ऐसे ही जो अन्य गाँव है, जो अन्य मंत्रियों द्वारा, क्या वहाँ भी जाकर आप? मैंने यही कहा कि जब मैंने आप लोगों से ये पता चला कि मुख्यमंत्री ने कहा कि सारकोट गांव गैरसैंण के पास है, वो सारकोट गांव मुख्यमंत्री जी ने गोद ले लिया है और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि सारकोट गांव को मैं गोद ले रहा हूं और मैं इसका विकास करूंगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, आप पर तो उत्तराखंड के पूरे गांवों को विकास करने का भार है और चूंकि ठीक है आपने सारकोट भी लिया, इसका भी स्वागत है, लेकिन सारकोट में भी मैं आप जाकर देखूंगा कि मुख्यमंत्री जी ने इस गांव को कब गोद लिया था और अब तक उस गांव में क्या क्या हुआ। लेकिन उसके पहले मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 सालों से आपके सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे उन गांव की स्थिति क्या है। और मैंने एक उदाहरण दिया कि एक गांव है पौड़ी गढ़वाल में, दौला सिरतोली। उस दौला सिरतोली की सड़क 2013-14 में कटी, मतलब नई सड़क कटी, उसके बाद से लेकर अब तक उस पर एक चुटकी भर मिट्टी नहीं पड़ी कभी। ऐसी स्थिति में है उस गांव की जो गोद लिया है। तो गांव जो गोद लिए जाते हैं उनका अगर यही हाल होना है तो ये भी एक जुमला है कि कोई गांव गोद ले रहा है, ये भी एक जुमला है। मैं मानूंगा मुख्यमंत्री जी कि आपने सारकोट गांव को गोद लिया, तब मानूंगा जब आप सारकोट गांव को गोद लेकर वहां प्रत्येक बेरोजगार को रोजगार पर नियोजित करें, उसको सेवा आयोजित करें, और तब मैं मानूंगा कि आपने सारकोट गांव को गोद लिया और ये सफल गोद लेने की प्रक्रिया है, तब मानूंगा। गांव में भी आप जाएंगे, जैसे जो अन्य गोद ले जाने आप जाएंगे? मैं जाऊंगा ना उन गांव में। मैंने कहा कि उन गांव की हाल देखूंगा मैं सारकोट भी जाऊंगा, जो सांसदों ने गोद लिए गांव है उनके हाल मैंने आपको बताया, और अन्य गाँव में भी जाऊंगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी जब भी आते हैं कोई ना कोई शगुफा छोड़ ही जाते हैं,
सेतु वाली योजना आपने देखी थी, फिर उसके बाद उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन की बात की और अभी वो आध्यात्मिक राजधानी की बात करके चले गए। तो अब सरकार जो है गांव-गांव में आध्यात्मिक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में गांव गोद लेने की बात कर रही है। देखिए मैंने पहले कहा और मुझे खुशी इस बात की है कि एक तटस्थ पत्रकार भी अगर हिम्मत से प्रधानमंत्री जी की बात को सगुफा कह रहा है तो ये हिम्मत वाली बात है भाई। मैं अगर माला चढ़ानी हो तो मैं माला चढ़ाने को भी तैयार हूं। पर बात ये है, देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री हम सब के आस्था के केंद्र होते हैं क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, पद महत्वपूर्ण होता है। और जब प्रधानमंत्री हमारे विश्वसनीय हैं, हमारा भरोसा है उन पर कि वो हमारे जीवन को बेहतर करने का काम करेंगे, तो जब वो उत्तराखंड आते हैं और खास करके रजत जयंती के मौके पर आते हैं और खाली ढोल बजा के चले गए तो हमें मायूसी हुई। हम ये चाहते थे उस दिन, जैसे कि अधिकारियों ने आदेश किए कि श्रम विभाग के अधिकारी आदेश कर रहे हैं कि फैक्ट्रियों के जितने सिडकुल के जितने भी फैक्ट्रियां हैं वो फैक्ट्री मालिक बसों की व्यवस्था करें और अपने श्रमिकों को प्रधानमंत्री जी की सभा में ले जाएं। इस कॉलेजों में व्यवस्था करें और छात्रों को वहां ले जाएं भीड़ बढ़ाने के लिए। और कुछ कॉलेज वालों ने तो यहाँ तक कह दिया कि प्रधानमंत्री की सभा में उपस्थित होने वाले छात्र को 50 ग्रेस मार्क मिलेंगे, ये तक कह दिया। एक अलग से उसका रख दिया कि 50 नंबर का होगा और उसमें भी फिर अंक दिए जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये सब सगुफे, आपने बहुत सही शब्द कहा, ये सगुफे हैं भीड़ इकट्ठा करने के। हमारी ये उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी मुख्यमंत्री जी को पूछते कि इस प्रदेश की ज्वलंत समस्या क्या है, और मुख्यमंत्री जी कहते कि इस प्रदेश की ज्वलंत समस्या बेरोजगारी है, और प्रधानमंत्री जी ये कहते कि भाई जो उपनल में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से सेवा आयोजित हैं, टेम्पररी हैं, उनको अगले 20 सालों के लिए जो भी इस पे बजट लगेगा मैं केंद्र से विशेष सहायता के तौर पर उपलब्ध करा रहा हूं और इससे उनको परमानेंट किया जाए, इस सहायता से, इस मदद से उनको परमानेंट किया जाए। ये बड़ा तोहफा होता। 25 साल का उत्सव मना रहे हम लोग। प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं उत्तराखंड राज्य में जहां भी बेरोजगारी है, जिस परिवार में बेरोजगारी है और कोई सरकारी सेवा में सेवायोजित नहीं है, ऐसे परिवार को हम एक सरकारी सेवा में रखने के लिए ऑप्शन पैदा कर रहे हैं और उसके लिए जो फंड लगेगा हम देते हैं। तो मैं ये चाह रहा था पवार साहब कि प्रधानमंत्री जी ये कहें, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने सगुफेबाजी। आपने जो आध्यात्मिक राजधानी की बात की, ये देवभूमि किसी पार्टी का दिया हुआ तमगा नहीं है। ये देवभूमि नैसर्गिक रूप से अतीत से लेकर अब तक, पौराणिक काल से लेकर अब तक हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा जो यहाँ पर 18 पुराणों की रचना की गई, तमाम जो धार्मिक भावना यहाँ के लोगों की रही, कर्म कांड के लिए लोग यहाँ आते हैं, हरिद्वार से लेकर बद्रीनाथ जो कर्म कांड के लिए आते हैं, तो इसलिए इसको ये कहा जाता है कि ये देवभूमि है। लेकिन देवभूमि की सरकार, अगर इस देवभूमि की सरकार में प्रवृत्तियां असुरी नजर आए तो ये मैच नहीं होता। और मैं यही यहाँ की जनता से कहना चाहता हूं कि मैं चाहता हूं कि इस देवभूमि की सरकार में दैवत्व की प्रवृत्तियां नजर आए। जो सरकार हो उसमें दैवत्व दिखे, उसमें परोपकार दिखे, उसमें सद्भावना दिखे, जीवों के लिए दया दिखे। जब हम घरों में पूजा करते हैं तो अंत में पंडित जी करते हैं ना कि विश्व का कल्याण हो, जीवों पर दया हो, तो वो किसी को ये तो नहीं कहते ना कि सिर्फ एक वर्ग पर हो, सब पर कहते हैं ना। तो वो जो विश्व बंधुत्व की हमारी भावना थी, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, उस भावना से जब सरकार चलेगी तब ये वास्तविक रूप में देवभूमि कहलाएगी। जो आपने कहा कि उन्होंने कहा कि इसको किसकी स्पिरिचुअल कैपिटल बनाना है, तो तब जाके वास्तविक रूप में स्पिरिचुअल कैपिटल बनेगी। हम किसी के साथ भेद करके, किसी के साथ वैमनस्य करके, किसी के प्रति घृणा मन में पैदा करके हम स्पिरिचुअल कैपिटल बन ही नहीं सकते। स्पिरिचुअल कैपिटल के लिए मन में समुद्र जैसा स्थान होना चाहिए। बोलते ना निरंकार, तो निरंकार जैसा होना चाहिए। किसी के मतलब इतना बड़ा आकार हो कि उसको समाहित न किया जा सके, इतना बड़ा दिल, इतना बड़ा हृदय होना चाहिए। तो इसकी आवश्यकता है। देखिए, एक सवाल मेरा लास्ट ये है कि हरीश सिंह रावत, जब आपने जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह हुआ, उन्होंने एक बात की थी कि जो बदलाव बिहार में नहीं हुआ वो उत्तराखंड से जो है भाजपा की उल्टी गिनती की जो शुरुआत जो है 27 में यहाँ से होगी। कि गंगा यहाँ से बहती है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, चारों धाम यहाँ है, तो जो भाजपा की उल्टी गिनती है वो उत्तराखंड से शुरू होगी। हरीश सिंह रावत जी ने ये बात किसी व्यक्ति के, किसी पत्रकार भाई के प्रश्न के उत्तर में कहा, और उस पत्रकार साथी का प्रश्न ये था कि आप आज यहाँ पर चार्ज ले रहे हैं, लेकिन बिहार के चुनाव परिणामों का यहाँ पर
क्या असर होगा और कार्यकर्ताओं में इसका क्या असर होगा, तब रावत जी ने ये बात कही। फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि बिहार और उत्तराखंड के जो स्थिति है लोगों के, जो उसमें फर्क है। मतलब जो बिहार है, उत्तराखंड है, विभिन्न विषयों में। अगर हम लिटरेसी रेट देखें तो लिटरेसी रेट में हम वहां से कहीं आगे हैं। हम हिंदुस्तान में सर्वोच्च, मतलब मुझे लगता है केरल एक राज्य होगा कि जो हमसे कुछ थोड़ा आगे है, अदरवाइज हम सेकंड पे तो हैं पूरे हिंदुस्तान में। तो हम हमारे राज्य को किसी अन्य राज्य से तुलना नहीं कर सकते। हम लिटरेसी में आगे हैं, सूझबूझ वाले हमारे लोग हैं, जनमानस सूझबूझ वाला है। और जो सूझबूझ वाला जनमानस होता है वो रिएक्टिव भी होता है, ये बात आप मानेंगे, क्योंकि उसमें प्रतिक्रिया की क्षमता अन्यों से अधिक होती है। तो हमारे आम जनमानस में प्रतिक्रिया की क्षमता अन्यों से अधिक है। जो जागरूक होगा उसमें प्रतिक्रिया की क्षमता अधिक होगी। तो हमारे यहाँ ये जो चल रहा है भ्रष्टाचार, ये जो चल रहे जुमलेबाजी, इसके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया चुनाव में सामने आएगी। तो रावत जी ने जो कहा वो इसीलिए कहा कि उसकी हमारी तुलना नहीं की जानी चाहिए। बिहार को आप बिहार तक रहने दीजिए, ये उत्तराखंड है। और 2002 में इस देश में बदलाव की शुरुआत उत्तराखंड से हुई थी और 2027 में भी इस देश